एपोलोसिकल पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने देखा कि एवेंजर्स के कुछ हीरो, डीसी के कुछ हीरो हमारी धरती पर आ जाते हैं और वहाँ पे वो हमारे इंडियन सुपर हीरो से लड़ते हैं। आगे की कथा जारी। असम का घना जंगल, जहाँ की सुरक्षा का दायित्व था उल्फानों के आखिरी वंशज भेड़िया के बलशाली कंधों पर। और आज भेड़िया के दायित्व की अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि इस जंगल को चीरते हुए एक शख्स भेड़िया की तलाश में आ रहा था। भेड़िया, क्या हुआ? भेड़िया फौज के सिपाही और जंगलवासियों, तुम सब इतने घबराए क्यों हो? इसका पता भेड़िया को जैसे ही पता। भेड़िया देवता, कोई हरा राक्षस हमारा नाम लेकर ललकार रहा है। वो पूरे जंगल को तहस नहस करते हुए इसी ओर चला आ रहा है। वो भेड़िया को अपने काल को ललकार रहा है। यहाँ अपनी मौत के पास आ रहा है। वह उसे भेड़िया चाहिए तो उसे भेड़िया मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बहुत जल्द सामने खड़ा हुआ महाबली हल्क। हे देवता, ये क्या बला है? हल्क भेड़िया को फोड़ेगा और भेड़िया तुझे फोड़ेगा। ये बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन ये मुझसे लड़ने क्यों आया है? आखिर किसने भेजा है इसे? पहला वार हल्क ने किया। हल्क भेड़िया को फोड़ेगा पर जान नहीं लेगा। हल्क कहता है, भेड़िया कोई फटाका नहीं है जो तू फोड़ देगा। भेड़िया तो इस जंगल का जल्लाद है जो तुझे चीर डालेगा। बाल बाल बचा भेड़िया हल्क की शक्तिशाली वार से। हल्क ज़्यादा ताकतवर, वो तो मुझे भी लग ही रहा है। भेड़िया बच्चों जैसा मारता, मारना हल्क से सीख भड़ाम। अब ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। भड़ाक। भेड़िया भूखे पेड़ भेड़ियों की तरह टूट पड़ा हल्क पर। भेड़िया युद्ध कौशल का अच्छा परिचय दे रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह हल्क है, जिसे हल्के वारों से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। भेड़िया ने एक चट्टान का टुकड़ा उठाकर हल्क की ओर फेंक दिया। लगा लिया तुमने अपना पूरा जोर? हल्क कहता है। हल्क ने तिनके की तरह वो सब तोड़ दिया। अब हल्क की बारी। हल्क का वार बहुत शक्तिशाली था। भड़ाम। हल्क के आगे भेड़िया कुछ नहीं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जल्दी मैं मारा जाऊंगा। मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी ही होगी। सच में भेड़िया को कुछ करना ही होगा, क्योंकि भेड़िया कमज़ोर पड़ता आ रहा था। हल्क हल्क भेड़िया कुछ नहीं। और हल्क भेड़िया पे हावी होते जा रहा था, क्योंकि लहर कहर बनकर टूट पड़ रहा भेड़िया पर। और आखिरकार हल्क ने ताबड़तोड़ प्रहारों से भेड़िया को अत्यधिक घायल कर दिया। टोनी गलत, भेड़िया कमज़ोर निकला, खेल खत्म। रुक राक्षस, तूने अभी ताकत दिखा दी, अब मेरी ताकत देख। अब भेड़िया अपना कहर दिखाएगा। खेल खत्म नहीं हुआ। हे भेड़िया देवता, मदद! और भेड़िया के हाथ में वो गदा आ जाती है। बल्कि खेल तो अब शुरू होता है। और फिर वापस से एक द्वंद्व होता तेजी से। इन सभी चीज़ को कोई ना कोई देख रहा था एसगार्ड में। ओह, ये तो लोकी है। ये सब क्या हो रहा है? हा 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 हा, ये खेल तो हमें बहुत पसंद आ रहा है। खेल में किसी और का, चाले किसी और की, खिलाड़ी भी किसी और के, लेकिन जीत हमारी। ये लोग क्यों खेल रहे हैं? ये सीधे सीधे यहाँ क्यों नहीं लेकर आ जाते? कहीं ये लोग हमें किसी प्रकार का धोखा तो नहीं देना चाहते? धोखा देने की ये लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी एक बहुत कीमती चीज़ जो हमारे पास है, उनकी योजना है कि जब उनका सबसे शक्तिशाली साथी उसे लेने आए तो कोई भी सुपर हीरो उसे रोकने के लिए वहाँ मौजूद ही ना हो। अभी इस खेल का अगला चरण शुरू होने वाला था मुंबई में, जहाँ वफादारी के नाम पर कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है। कुत्ता अपने घर की रखवाली जान के बाजी लगाकर करता है। और सूरज, जो इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर मानता है, सूरज भी अपने घर अर्थात मुंबई की रखवाली जान की बाजी लगाकर करता है, जिसे सब डोंगा नाम से जानते हैं। डोंगा का एक ही मकसद है, मुंबई को अपराध से मुक्त करना। कानून तोड़कर भी करता है डोंगा कानून की हिफाजत। आज फिर डोंगा हर बार की तरह रात को गश्त पे था कि कोई था जो उसकी ऊपर नज़र रखा था। डोंगा ने आने का एक ही इंतज़ार कर रहा था। कैसे हो डोंगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बैटमैन यहाँ? लगता है हिंदुस्तान आते ही दबंग मूवी देख ली तुमने। मूवी तो नहीं, पर एक दबंग तो अपने सामने देख रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि इसकी दबंगई कमज़ोरों पर ही चलती है, अपने बराबर वालों पर ही। ना कमज़ोरों पर ना बराबर वालों पर, सिर्फ गुनाहगारों पर, फिर चाहे वो इंसानियत के गुनाहगार हो या कानून के। क्यों डर गए क्या? डरना डोंगा की फितरत में नहीं। अगर तू लड़ना चाहता है तो आज डोंगा मेहमानों का दिल नहीं तोड़ेगा।
पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं गलत। एक बात तो है, अगर टोनी सही निकला तो उस क़यामत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए मुझे करना ही होगा। माफ़ करना ढोंगा। तो आज मैं तेरी फितरत ही बदल दूंगा। आज तक किसी चमदागढ़ की इतनी औकात नहीं हुई कि कुत्तों की फितरत बदल सके। ये वादा है तुझसे। डोंगा तुझ पर एक भी गोली नहीं चलाएगा, बल्कि तुझे अपने पैरों से मसलेगा। डोंगा ने एक जोरदार वार किया, भड़ाम। और एक ही प्रहार से बैटमैन को डोंगा की ताकत का अनुमान हो चुका था। एक आम आदमी इतना असाधारण बल, आश्चर्य है। अभी भी समय है, चुपचाप यहाँ से चला जा जहाँ से तू आया, वरना कहीं भी लटकने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। पीछे हटना मेरी सीखा ही नहीं, मेरी फिक्र छोड़, अब तू अपनी फिक्र कर। भड़ाम। बैटमैन ने अब डोंगा पर वार किया। दम है तुझ में, तेरे साथ लड़कर मजा आएगा। मुझे भी जरूर आएगा, अगर मेरे सामने ज़्यादा देर टिका तो। तेरे ये खिलौने मेरे सामने बेकार साबित होंगे भाई। और मेरा हर बार तुझे ये एहसास दिलाएगा कि तुझे मुझसे पंगा लेना लेकर कितनी बड़ी गलती की। डोंगा कहता, और बैटमैन को तू अभी जानता नहीं, वरना इतना नहीं उछलता। बूम। ओह, बहुत भारी है कमबख्त। अबे ये चमदागढ़ तो गया काम से। डोंगा और बैटमैन दोनों ही समझ चुके थे कि लड़ाई लंबी हो चलने वाली, क्योंकि दोनों ही पीछे नहीं हट रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजनगर में, टोनी, यहाँ कुछ गड़बड़ी होने वाली है। एक हेलीकॉप्टर किसी बिल्डिंग पर उतरा है, उसमें से कुछ हथियारधारी लोग निकलकर बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। शायद आतंकवादी है, मुझे बिल्डिंग के लोगों को बचाने जाना होगा। चाला, ये तुम्हारा मिशन नहीं है, अपने मिशन पर फोकस करो। उन्हें बचाने के लिए वहाँ की पुलिस है, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये सब होगा तुम्हारे जैमर की मेहरबानी से, शायद उसी की बदौलत ये लोग इतनी सरलता से यहाँ पहुँच पाए हैं। तभी टोनी कहता, ब्रह्मांड रक्षकों को एक दूसरे से संपर्क करने से रोकने के लिए ही जैमर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा इन आतंकवादियों को मिला। अगर यहाँ किसी की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। ठीक है, तुम जाओ, उन आतंकवादियों को उनकी नानी याद दिला दो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा असली मिशन क्या है। एक रक्षक अपना काम नहीं भूलता। भड़ाक, धड़ 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 धड़। देश कौन सा है, लोग किस धर्म के हैं, और ये सब किसके मायने नहीं रखता। वो तो निरंतर अपना कर्तव्य निभाता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बस अपने कर्तव्य का पालन करता है। और टीचाला ने सभी को एक एक करके आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शायद तभी सुपर हीरो कहा जाता है इन सभी को। वो हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। तभी वो हेलीकॉप्टर निकल जाता है और इसी बीच में एक बाइक की गूंज आती है। ये तो आतंकवादी का हेलीकॉप्टर लगता है, और इस शहर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। अब एंट्री है दोस्तों ध्रुव की, अब और मजा आने वाला है। वैसे ये सोच रहा है कि जेमर इन लोगों ने लगाया है। जेमर लगाकर लोगों को लगा कि ये जो चाहे कर लोगे, लेकिन तुम लोग एक बात भूल गई है, राजनगर है, यहाँ उड़ती चिड़िया भी अपराध की खबर मुझे आकर देती है। मैंने आते वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, अब बाकी की पूछताछ पुलिस कर लेगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतना पावरफुल जेमर इन आतंकवादियों के पास कहाँ से आया। ब्रह्मांड रक्षकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये कौन है, इनका ही तो साथी नहीं है। 100% इनका ही साथी लगता है। ठहरो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से बच के जा पाओगे। मैं तो यहाँ से बचकर ही जाऊंगा सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। बाल बाज बचा ध्रुव ब्लैक पैंथर के वारों से, लेकिन अगला वार नहीं बचा पाया। भाड़। अगले ही पल ध्रुव ने जोरदार प्रहार किया। भड़ाक। दम है तुझ में, तभी दम निकालना भी आता है मुझे। तुम्हारे ये खिलौने मेरे सामने बेकार है ध्रुव, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्द ही ठिकाने लगाना होगा। शायद ये मुझे अच्छे से जानता है, कौन हो सकता है ये, समझ नहीं आ रहा। भड़ाक। उफ, सही कहा था टोनी ने, ये तो आप पास की चीजों को ही हथियार की तरह काम ले लेता है। शायद तुम मेरे ऊपर पूरा होमवर्क करके आए हो, अब इसे एक पल भी अवसर देना ठीक नहीं होगा। ये कोई साधारण इंसान नहीं लगता। ध्रुव के दिमाग में हलचल हो रही थी, इसे जल्दी काबू करना होगा और जानना होगा आखिर ये है कौन। ध्रुव की फुर्ती देखकर ब्लैक पैंथर भी दंग रह गया। अब जल्दी अपने बारे में बकना शुरू कर। उफ, सुपर कमांडो ध्रुव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे बंधक बना लिया। यहाँ एक लड़ाई चल रही थी और कहीं और नागद्वीप पर। नागद्वीप एक ऐसा अज्ञात स्थान था जहाँ इच्छाधारी नाग बानव बसते थे। इस पूरे नागद्वीप की स्वामिनी थी राजकुमारी विसर्पी। नागद्वीप वासी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नागद्वीप में एक भूचाल आने वाला है। भुड़ुम। ये क्या भला है, आक्रमण, नाग सैनिकों आक्रमण। आदेश तो दे दिया राजकुमारी विसर्पी ने, लेकिन नाग सैनिक उस शख्स के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। ये क्या बला है, हमारी शक्तियां का ना तो इस पर कोई प्रभाव आ रहा है, मानो जैसे इसका शरीर वज्र का हो। महात्मा कालदूत समाधि में है, अब कौन रोकेगा इसे। मैं रोकूंगी इसे।
विसर्पी ने वार तो शक्तिशाली किया, किंतु भड़म एक बार उसे भी लग गया। इससे जीत नहीं पाएंगे, महात्मा कालदूत की समाधि को तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में एक मात्र विकल्प है, नागराज। अब दोस्तों एंट्री होने वाली नागराज, ना महानगर जिसका रखवाला था नागराज। नागराज जिसकी शक्तियों का कोई अंत ही नहीं था। नागराज महाद्वीप में से एक ऐसी शक्ति का आक्रमण हुआ है जिसका सामना हम नहीं कर पा रहे। महात्मा कालदूत की भी समाधि में लीन है। पता नहीं कौन है वो विसर्पी, पर पता नहीं वह जो भी है बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। तुम घबरा मत विसर्पी, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। एक पल भी देर किए बिना नागराज नागद्वीप की ओर निकल पड़ा। कौन हो सकता है वो इतना शक्तिशाली जिसे विसर्पी भी नहीं? थॉर। कहीं जा रहे हो नागराज? अब यहाँ होती है दोस्तों थॉर की एंट्री। ये तो थॉर है, पर यहाँ क्यों? मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें नागद्वीप जाने के रोकने के लिए ही आया हूँ मैं यहाँ पे। मुसीबत का भय हमें मत दिखाओ, तुच्छ नाग मानो, हम थॉर हैं। मुसीबत क्या होती वो हम बताएंगे तुम्हें। सुना था तुम ब्रह्मांड रक्षों में शक्तिशाली हो, किंतु हमें ऐसा लग नहीं रहा है। तुम्हें हराने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भड़ाम भड़ूम भड़ूम और नागराज के ऊपर हावी होने लग जाता है थोर। इसे हराना इतना सरल नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं। बस समय लगेगा, समय ही तो है नहीं है मेरे पास। असंभव, ये तो हमने पहला बार ही इतना घातक किया कि कोई भी होता तो स्वर्ग से दाड़ जाता, किंतु ये तो उठ खड़ा हुआ और हमें घातक वार करने होंगे। ये मुझे नागदीप नहीं जाने दे रहा। मतलब जो भी है इसी का ही साथी है। जरूर कोई बहुत गहरा षड्यंत्र है। नागदीप अचानक आधारी कणों से बदलकर थोर के हथौड़े से बच गया। काश कोई मददगार होता जिसे मैं नागदीप भेज पाता। एक मिनट, मददगार? हाँ, वही महाशक्तिशाली। वो तेजी से वहाँ पहुँच भी जा सकता है और मैं उससे मानसिक संपर्क भी कर सकता हूँ। मित्र, तुमने कहा था आवश्यकता पड़े तो याद करना। आज तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। नागदीप खतरे में है, तुम्हें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। और नागरिक मानसिक संपर्क चाहता है और उसको जवाब मिलता है, तुम घबराओ मत मित्र, मैं अभी नागदीप पहुंचता हूँ। नागदीप अब मेरी जिम्मेदारी, तुम बस उस थॉर को अपनी शक्ति से अवगत कराओ। जरूर मित्र। नागदीप अब नागदीप की तरफ से निश्चित था कि नागदीप पर हुए हमले से उत्पन्न क्रोध का सैलाब नागराज की आंखों में साफ दिख रहा था। थार, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना? तो मुकाबला शुरू होता है अब। भड़ाम और नागराज का एक जोरदार वार होता है। मजा आ गया मुकाबले में। नागदीप पर हमला कराने के कारण तुम अपनी मर्जी से बताओगे, जबरदस्ती से भाड़ भड़ूम और नागराज थॉर को कूटता है अच्छा खासा। फैसला तुम्हारे हाथ में। नागराज के पहाड़ से थार को बहुत दूर उछाल फेंकता है। भड़ूम। अपना क्रोध दिखा कर हमें भयभीत करना चाहते हो? थार के क्रोध से दुनिया भयभीत होती है और तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे क्रोध को और अधिक मत भड़काओ थॉर। मेरे हाथों हार कर तुम्हारा ये घमंड भी टूट जाएगा। भड़ाम भड़ूम दोनों के बीच शक्तिवार होते हैं। ये तो कुछ क्षणों बाद ही पता चलेगा कौन हारता है कौन जीतता है, और जीत निश्चित ही हमारी होगी। अब ये क्या करने वाला है? नागराज को अपने प्रश्न का जवाब जल्द ही मिलना। भड़ाम ओह आ बिजली वार होता है नागराज के ऊपर। नागराज के हाथों से कलाइयों से निकलती है नाग रस्सियां और एक झटके में थॉर जमीन पर आ गिरता है। और फिर नागराज अपनी कलाइयों से ढेरों सर्प निकाले वहां पड़े क्षतिग्रस्त वाहनों को आंधी सी लाकर थॉर के ऊपर फेंकता है। अद्भुत है तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा युद्ध कौशल बुद्धि शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। तुम में जीत तुम फिर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये छोटी सी आंधी एक तूफान के देवता का क्या बिगाड़ पाएगी। भ्रूम और तूफान का देवता थॉर एक बड़ा सा बाउंडर पैदा करता है और अब तो हम तुम पर जरा भी रहम नहीं करेंगे। और थॉर अपना हथौड़ा लेता है और नागराज के हाथ में होती है नागरक्ष और दोनों के बीच में टकरार होती है। अब हम तुम्हें कुछ क्षणों के लिए नागदीप की चिंता से मुक्त करने जा रहे हैं नागराज। और दोनों की भीषण टकराव होता है दोनों की शक्तियों का। नागदीप की चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि नागदीप पे अब ऐसा शक्ति पहुंच चुका है जिसके होते हुए तुम लोग वहां का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। काबूम। और इधर नागदीप पर, नागदीप जहां कहर ढाए होता सुपरमैन बेहोश। भूम। इससे तुम मरोगी तो नहीं, पर बेहोश हो जाओगी। बेहोश होना तो दूर की बात। भूम। अब दोस्तों शक्तिमान आ जाता है हमारा। मेरे होते हुए विसर्पी को एक खरोच भी नहीं आ सकती। और यहाँ से एंट्री होती है दोस्तों शक्तिमान की। अब इसके आगे का भाग है दोस्तों, कहानी जारी है दोस्तों क्लैश ऑफ द गार्जियंस में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अपोलो साइकिल का पहला भाग? हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।